के पेड़ों के बिल्कुल बीच में खड़ा चंपा का पौधा अपनी अलग ही छठा बिखेर रहा था। उसके फूलों से उठती भीनी भीनी खुशबू से कुछ देर के लिए तो मंत्री जी भी मदमस्त हो जाते हैं। तंद्रा टूटते ही उन्हें राजा का आदेश याद आता है तो वे उस चंपा के पौधे के पास जाकर जैसे ही उसके फूल को तोड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं, तभी चंपा के पौधे से मानव आवाज आती है, जिसे सुनकर मंत्री ठिठक कर रुक जाता है। चंपा का पौधा बोला, हे बांस भैया, हमारे मंत्री जी मेरे फूल तोड़ने आए हैं, इनको फूल दूं या लगूं आकाश। तभी बांस के पौधों में से एक साथ आवाज आई, ना बहन चंपा, लग जा आकाश। ये तो वही मंत्री है जिनके ऊपर हमारी माँ की जिम्मेदारी थी, पर ये उसमें पूरी तरह विफल रहे, इसलिए ये आपके फूलों के कतई हकदार नहीं है बहना। बिल्कुल स्पष्ट और साफ आवाज में पौधों की वार्तालाप सुन मंत्री एकदम सन्न रह जाता है। उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं था। हक्के बक्के खड़े मंत्री के देखते देखते चंपा का पौधा आकाश में जा लगा। ये देख एकदम सुन्न खड़े मंत्री के पूरे शरीर में सिरहन दौड़ गई। गांव वाले भी खड़े खड़े ये पूरा तमाशा देख रहे थे। तभी बांस के पौधों से आवाज आती है, जाइए मंत्री जी और अपने राज कार्यों को देखिए, आप किसी इंसान की जिम्मेदारी लेने के योग्य नहीं है। मंत्री भौचक्का खड़ा बांस के पौधों को देखता हुआ सब सुन रहा था। आगे बांस का पौधा कहता है, मंत्री जी, राजा महाराज तो युद्ध में चले गए थे, उनके बाद हमारी माँ की देख रेख का दायित्व आपका ही था, और कुछ नहीं तो कम से कम हमारी माँ के प्रसव के दौरान तो वहाँ हाजिर रहकर ये देखते कि उन्हें किसी बात की कोई परेशानी तो नहीं, पर आपने तो उनकी कोई खैर खबर तक नहीं ली। बांस के पेड़ों की आवाज सुन हैरान खड़ा मंत्री विचार करता है कि ये पौधे बोल कैसे रहे हैं और इतना सब कैसे जानते हैं। वो सोचता है, बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैंने रानी राजलक्ष्मी की कोई सुध नहीं ली। ये सोचकर मंत्री आत्मग्लानि से भर उठता है। सोचा, ये तो उससे बड़ी भूल हो गई। राजा की गैर हाजिरी में उसे रानी राजलक्ष्मी को गर्भावस्था में संभालना चाहिए था। मंत्री जी सोचते हैं, इसका मतलब क्या रानी राजलक्ष्मी के साथ कोई बड़ा षड्यंत्र हुआ था या कुछ और बहुत बुरा जो वो नहीं जानते। ये विचार आते ही उसने जब ये सब उन पौधों से जानना चाहा तो उनमें से कोई आवाज नहीं आई। जब बहुत प्रयास करने पर भी पौधों ने कोई जवाब नहीं दिया तो हैरानी के साथ साथ आत्मग्लानि से भरे मंत्री जी बोझिल हृदय के साथ वापस राजमहल की तरफ चल पड़ते हैं। वहाँ पहुंचकर वो सारा किस्सा राजा जयसिंह को कह सुनाते हैं और बोले, महाराज क्षमा करें, पर मुझे लगता है राजमहल में कुछ षड्यंत्र तो जरूर हुआ है। महाराज, आपकी गैर हाजिरी में मैं राजरानी की अच्छी तरह देखभाल नहीं कर पाया। आज उन पौधों की बात सुनकर ऐसा लग रहा है महाराज जैसे राजमहल में राजरानी राजलक्ष्मी के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है। मैंने उन पौधों से जानने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आपको खुद वहाँ जाकर उन पौधों से बात करनी चाहिए। हो सकता है वो आपको सारी बात बता दें। भरोसेमंद वजीर गौरीनाथ की पूरी बात सुन राजा जयसिंह कहते हैं, ठीक है मंत्री जी, हम वहाँ अवश्य जाएंगे और साथ में अपनी 6 रानियों को भी लेकर जाएंगे। राजा की बात सुन मंत्री जी बोले, महाराज मेरी आपसे एक गुजारिश है, मैं छोटी रानी राजलक्ष्मी को भी अपने साथ वहाँ लेकर जाना चाहता हूँ। राजा बोले, ठीक है मंत्री जी, आप ऐसा कर सकते हैं, पर वो दुष्ट मेरी आंखों के सामने न आने पाए, इस बात का ध्यान रखना। मंत्री बोला, जी महाराज। अगले दिन राजा जयसिंह अपनी रानियों के साथ आकाश चंपा का रहस्य जानने के लिए निकल पड़े। सबसे आगे रथ में राजा और उसकी पटरानी चल रहे थे। उससे पीछे वाले रथ में राजा की 5 रानियां और पीछे भी अन्य कई प्रमुख सभा सदस्य साथ जा रहे थे। राजा से आज्ञा ले चुके मंत्री ने रानी राजलक्ष्मी को अपने परिवार सहित बड़े आदर से पालकी में उन्हें बिठा दिया था। राजा का काफिला कुछ समय में गांव के बाहर पहुंच गया। वहां पहुंचने पर जंगल के बाहर गांव की सीमा पर वो अपना पड़ाव डाल देते हैं। पूरे राज्य परिवार को आया देख गांव के ग्रामीण उनके स्वागत में जुट गए। कुछ समय विश्राम कर सभी आकाश चंपा के पौधे के पास पहुंच जाते हैं और उसके चारों तरफ घेरा डालकर बैठ जाते हैं। आज भी चंपा का पौधा अपनी सामान्य ऊंचाई पर खड़ा लहलहा रहा था और चारों तरफ अपनी खुशबू बिखेर रहा था। सब लोग उसकी खुशबू से सराबोर हो उठे, पर राजा तो चंपा के पौधे के रहस्य को जानने के लिए बेताब था। राजा की 6 पत्नियां उसके साथ बैठी थीं और छोटी रानी राजलक्ष्मी मंत्री जी की पत्नी के साथ बैठी हुई थी। तभी बड़ी रानी यानी राजा की पटरानी राजा से बोली, महाराज यदि आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं इस खुशबूदार चंपा के पौधे से कुछ फूल तोड़ लूं? राजा बोला, अवश्य रानी साहिबा। तभी राजा की दूसरी पत्नी भी बोल उठी, महाराज इन फूलों की उठती भीनी भीनी खुशबू को महसूस कर मुझसे बिल्कुल भी नहीं रुका जा रहा, क्या मैं भी फूल ले लूं? दूसरी रानी के साथ साथ तीसरी फिर चौथी सभी रानियों ने ऐसा कहा तो राजा बोला,
अवश्य तुम सब वो फूल ले लेना। राजा ने सबसे पहले 6वें नंबर यानी छोटी रानी को फूल चुनने का निर्देश दिया और पटरानी सहित अन्य रानियों से बोले कि ये तुम सब में सबसे छोटी है, इसलिए सबसे पहले उसे ही फूल चुनने का अवसर मिलना चाहिए। राजा की बात से पटरानी सहित अन्य रानियां सहमत हो गईं, तो 6वें नंबर की रानी फूल तोड़ने के लिए चंपा के पौधे के पास जाती है। राजा सहित वहां मौजूद सभी की उत्सुकता पूरे चरम पर थी। सभी ये देखने के लिए आतुर थे कि अब क्या होगा। रानी ने पेड़ के पास जाकर जैसे ही फूल तोड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, तभी चंपा के पौधे से आवाज आई, रुकिए रानी जी, आप मेरी आज्ञा के बिना मेरे फूल नहीं तोड़ सकती। पौधे की आवाज सुन रानी ठिठक कर वहीं रुक जाती है। चंपा के पौधे से आई आवाज इतनी स्पष्ट और तेज थी कि राजा सहित वहां मौजूद सभी लोगों ने उसे सुना। अब तक तो राजा ने सिर्फ अन्य लोगों के मुख से ही बोलने वाले चंपा के पौधे के बारे में सुना था, पर अब जब उसने अपने कानों से सुना तो वो भी हैरान रह गया। उसके आश्चर्य की कोई सीमा नहीं थी। तभी चंपा के पौधे से आवाज आई, बांस भैया, हमारी सौतेली छोटी माँ हमारे फूल तोड़ने आई है। मैं टूटू या लगूं आकाश। बांस के पौधे में से आवाज आई, बहन चंपा, लग जा आकाश, ये तो तुम्हें छूने योग्य भी नहीं है। क्या तुम्हें याद नहीं कि इन्होंने हमारी माँ के साथ कैसा अत्याचार किया है? इसलिए बहन इनके बारे में मत सोच और लग जा आकाश। बांस के इतना कहते ही चंपा की डालियां फिर से ऊपर उठी और आकाश को छूने लगी। रानी पौधे की बात सुन हैरान थी कि ये पौधा क्या बोल रहा है, कहीं हमारी पोल न खुल जाए। उसकी सिट्टी पीटी गुम हो गई। रानी ने सोचा, कहाँ तो फूल तोड़ने आई थी, फूल मिलना तो भाड़ में गया, यहाँ तो हमारा ही किया कराया उजागर हो रहा है। निराश हो चुपचाप वो एक चोर की तरह वापस आकर अपने स्थान पर बैठ गई, दुखी हृदय के साथ खुद में ही खोई। रानी राजलक्ष्मी के कानों में जब सौतेली माँ नामक शब्द पड़े तो उसके भी कान खड़े हो गए। चंपा और बांस की सारी बातें सुन उनका हृदय विचलित होने लगा। राजा सहित अन्य लोग भी सारी वार्तालाप सुन हैरान थे, पर किसी की समझ में अब तक कुछ नहीं आ रहा था। 6वें नंबर की रानी के आने के बाद 5वीं, चौथी, तीसरी और फिर दूसरी रानी भी हार मानकर अपने स्थान पर बैठ गई। जब किसी को चंपा का फूल नहीं मिला तो राजा की पटरानी अथवा बड़ी रानी चंपा के पौधे के पास गई। चंपा का पौधा अब भी आकाश में लगा हुआ था। पटरानी बोली, सुनो चंपा के पौधे, मैं इस राज्य की महारानी और महाराजा की पटरानी हूँ। इस राज्य में जो कुछ भी है उसके ऊपर हमारा अधिकार है, इसीलिए चंपा अपनी डाली को नीचे झुका और मुझे फूल तोड़ लेने दे। इस बार चंपा की डालियों से आवाज आई, भैया बांस, हमारी सौतेली माँ हमें फूल देने के लिए चेतावनी के साथ धमका रही है और हमें अपना आदेश मानने के लिए कह रही है। तुम क्या कहते हो, हमें इनका आदेश मानना चाहिए या नहीं? बांस बोला, ना बहना, तुम्हें आदेश देने का इनके पास कोई अधिकार नहीं है। ये पटरानी होंगी राजा की और अपने राज्य की। हम इनके राज्य की प्रजा नहीं है और न ही हम कोई वस्तु है जो इनके उपयोग में आना आवश्यक हो। क्या तुम्हें याद नहीं है बहना, इन्हीं के आदेश से तो सारा काम हुआ है। इन्होंने ही तो हमारी माँ को सबसे ज्यादा दुख दिया है और इन्होंने ही हमें वन में भेजकर हमारी मृत्यु का रास्ता तैयार किया था। यह तो महारानी बनने के लायक भी नहीं है, इसलिए बहना तुम्हें इनके पापी हाथों का स्पर्श भी नहीं होने देना चाहिए। सभी के सामने ये बातें सुनकर बड़ी रानी का सर लज्जा से झुक गया। शर्म और अपने कुकर्म का भेद खुल जाने के डर से बड़ी रानी भी ठगी सी चुपचाप अपनी जगह आकर बैठ गई। सारा माजरा देख राजा जय सिंह अब की बार खुद जाने के लिए खड़े होते हैं। चंपा के पौधे की डालियां अब पहले की तरह वापस अपनी सामान्य ऊंचाई पर आ गईं। अब की बार राजा जय सिंह खुद उठे और फूल तोड़ने के लिए पौधे के पास गए। जब राजा ने फूल तोड़ने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए तभी चंपा के पौधे से आवाज आई, ना ना महाराज, आप यह भूल कभी मत कीजिएगा। आपको फूल तोड़ने से रोकने के लिए मैं अपने भैया से भी अनुमति नहीं लूंगी और यदि भैया अनुमति दे भी देंगे तो भी मैं आपके हाथों में नहीं आऊंगी। इसलिए आप अपने हाथ पीछे ही रखिए और फूल तोड़ने का विचार त्याग दीजिए। चंपा के पौधे की बात सुन राजा जय सिंह हैरान रह गया। सोचा आखिर ऐसा क्या हुआ कि उनको रोकने के लिए चंपा अपने भाइयों से भी अनुमति नहीं ले रही। राजा बोला, हे चंपा के पौधे, मैं इस देश का राजा हूँ। मैंने कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं किया। मैं अपनी प्रजा को अपनी संतान की तरह मानता हूँ। मेरे राज्य में मनुष्य ही नहीं पशु पक्षी भी खुश और स्वतंत्र है। मैंने आज तक किसी को जरा सी भी तकलीफ नहीं दी। फिर मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई कि मुझे अपने फूल लेने से रोकने के लिए आपको अपने भाइयों से भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ी। तब
चंपा के पौधे से आवाज आई, हे राजा महाराज, इसमें कोई शक नहीं कि आपने आज तक किसी भी जीव जंतु को कोई तकलीफ नहीं दी, परंतु महाराज आप में एक सबसे बड़ी कमी है कि आप कान के कच्चे हैं। जो कोई भी आपसे जैसा भी कहता है आप बिना सच्चाई जाने वैसा ही मान लेते हैं, खुद से कभी भी सच्चाई जानने की कोशिश नहीं करते। आपने प्रजा को तो संतान मान लिया, लेकिन क्या कभी आपने अपनी संतान की खोज खबर करने की जरा सी भी कोशिश की? क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की कि आपकी अपनी संतान कहाँ है? अरे छोड़िए राजा महाराज, आप तो अपनी गर्भवती पत्नी की भी सुरक्षा तक नहीं कर पाए। बिना सच्चाई का पता किए आपने एक सच्ची नारी को धोखेबाज कहकर नौकरानी बना दिया। तो जाइए महाराज, जाकर अपने राज्य को संभालिए। आप मेरे फूलों के बिल्कुल भी योग्य नहीं हो।